ताक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है। मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है, और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है।
अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। बहू। कमलेश और उर्मिला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अंशुल और छोटे बेटे का नाम प्रदीप। दोनों की शादी हो चुकी थी। अंशुल की पत्नी सीमा और प्रदीप की पत्नी काव्या थी। बड़े बेटे अंशुल की पत्नी सीमा सीधे सादी स्वभाव की, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की पत्नी बड़े ही चालू स्वभाव की। मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, नाश्ता बन गया है, आपको जब भी खाना हो मुझे बता देना। ठीक है बहू, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी काव्या रसोई में पहुंचती है और वहां पर नाश्ता देखती है। अरे क्या बात है, जिठानी जी ने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ है। जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाकर मजे से खाऊंगी। काव्या अपने टिफिन में खूब सारा ब्रेकफास्ट पैक कर लेती है, अपने लिए भी और अपनी ऑफिस की सहेली के लिए भी। अरे काव्या, चलो, तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, सीमा बहू, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अरे मैंने तो इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा था, कहाँ चला गया? अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नाश्ता कहाँ चला जाएगा? मुझे तो लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारा काम करने का मन नहीं है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ब्रेकफास्ट बनाया था। शाम को काव्या ऑफिस से लौट कर आती है और वो डिनर बनाती है। खाना खाते वक्त उर्मिला जी अपनी नाराजगी दिखाती है। काव्या बहू, तुमने तो खाना पूरा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ जाएगा? मम्मी जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ मम्मी, हमारे घर में तो नाश्ता खाना सब कुछ पूरा ही बनता है, आप आज ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ। सुबह मेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भाभी, घर में रखा हुआ नाश्ता कहाँ गायब हो जाएगा? आप भी कैसी बातें करती हैं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने खूब सारा खाना बनाया है, आप आराम से खाइए। हो सकता है भाभी का मन ना हो नाश्ता बनाने का, सीधे सीधे तो वो आपसे कह नहीं सकती, क्यों भाभी? सबकी बातें सुनकर सीमा चुपचाप रह जाती है। और फिर एक दिन, देखो बच्चों, अब हमारी उम्र हो चली है, हमारी जो भी जमा पूंजी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ के गहने वगैरह, हम चाहते हैं कि वो अब हम तुम्हें दे दें। अब तुम लोग उनकी देखभाल करो और अपने पास रखो। लेकिन पापा, आप है ना सब संभाल कर रखने के लिए। अरे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कल को भगवान न करे उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए। अब इस उम्र में
किस चीज का क्या पता है ना। बहू सही कह रही है। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास 2 है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हार है ना, ये बस एक ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हार आप अपने पास रख लीजिए और बाकी की चीजें आप चाहे तो हम दोनों को दे सकती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप इस उम्र में इसे कैसे संभालेंगी? अरे कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो? बहुत सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस हार को तुम दोनों में से किसे बांटे? हाँ पापा, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अंशुल भैया बड़े हैं, आप चाहे तो ये उनको दे दीजिए। हाँ वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, ये हार आप सीमा भाभी को ही दे दो। अरे नहीं नहीं, इस पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। पूरे परिवार में किसी को समझ में नहीं आता कि उस हार को दोनों बहुओं में किस तरह बांटा जाए। काव्या हार को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो उर्मिला जी के पास पहुंच गई। मम्मी जी, मेरे मायके में ना शादी है, तो मुझे वो आपका बड़ा वाला हार चाहिए था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, ले जाओ ले जाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखना। हाँ बेटा। काव्या उस हार को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब वो शादी से लौट कर आती है तो बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हुए वापस आती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या हुआ काव्या, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना काव्या? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ हो गया है। काव्या क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही अकेले जाने से मना किया था। क्या बताऊं, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें से मम्मी जी का बड़ा वाला जो हार था ना। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो हार तो बहुत महंगा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अगर मैं उसे वो हार नहीं देती तो वो मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं बहू, हार तो बहुत आ जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ ठीक कहते हैं आप, अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता तो। तुम हार की चिंता मत करो काव्या, हम दूसरा हार बनवा लेंगे, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक काव्या की मम्मी काव्या के ससुराल आ जाती है। उस वक्त काव्या अपने ऑफिस में थी। कैसी हैं समधन जी? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। और बताइए सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। ये काव्या ना एक पैकेट मुझे दे गई थी जब शादी में आई थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है, लेकिन जब खोलकर देखा तो कुछ कीमती सामान था, इसलिए सोचा सही समय पर उसे वापस दे देती हूँ। अच्छा, जरा दिखाइए क्या है इसमें। उर्मिला जब उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वही वाला हार निकलता है जिसके लिए काव्या ने कहा था कि वो चोरी हो गया है। जब काव्या ऑफिस से लौट कर आती है। काव्या, तुमने हम सबसे झूठ बोला। ये हार तुम्हारी मम्मी देकर गई है। काव्या, तुम्हें इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बहू, अगर तुम्हें ये हार चाहिए था तो सीधे सीधे कह देती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी से हार खोने का नाटक करूंगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। और मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी मम्मी ही मेरी चालाकी को सबके सामने इस तरह खोल कर रख देगी। आई एम सॉरी।